लेट्स डिस्कस अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले आप समझिए कि ट्रांसलेशनल मोशन पहले क्या होता है। आप जानते होंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज करो ये ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को जब आप फोर्स लगाते हो इधर की ओर, और ये जब ब्लॉक किसी सरफेस पे ट्रांसलेट करता है, तो इस ब्लॉक का हर पार्टिकल का वेलोसिटी जो होता है उस मोमेंट पे सेम होता है। इट विल ऑल पार्टिकल विल हैव द सेम वेलोसिटी, मतलब सेम डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑन सेम मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। तो हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन में। ठीक है, ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ट्रांसलेशनल मोशन में। ठीक है, तो अब बात आती है कि सपोज करिए कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशनली मूव करवाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा कार है और एक ट्रक है, एंड ऑफ कोर्स द मास ऑफ द ट्रक इज ग्रेटर देन द मास ऑफ कार। ठीक है, तो आपको शायद ये काफी इजियर लग रहा होगा टू मूव ए लाइटर ऑब्जेक्ट देन ए हैवियर ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना ज्यादा आसान है इस ऑब्जेक्ट को इन कंपैरिजन टू द ट्रक। एंड व्हाई दिस इज बिकॉज द इनर्शिया जो है, इस ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कार। और इनर्शिया क्यों ज्यादा है, क्योंकि मास ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन में द मास ऑफ द बॉडी m gives the measure of inertia of the body. What is inertia? Resistance to the change in the state of motion. inertia होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जो रेजिस्टेंस अप्लाई करता है जब उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई बदलाव होता है तो उसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशंस में केवल मास से ये पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या है, रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑब्जेक्ट का क्या है। और मास क्या है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मास क्या है, मास इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसी कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करता है, उसमें जो पदार्थ की मात्रा है किसी ऑब्जेक्ट में उस पर डिपेंड करता है मास जो है सो। ठीक है, अब आते हैं रोटेशनल मोशन की बात। सारे बातों को भूल जाइए, आप इस डायग्राम को देखिए। यहाँ क्या कर रहा है, एक बंदा जो है सो एक ऑब्जेक्ट को, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको मासलेस मान लेते हैं, या फिर अगर इसका कुछ मास है भी, तो इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इसके एंड पे बंधा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका मास बहुत कम है। दैट्स व्हाई वी कैन एज्यूम दिस स्ट्रिंग एज ए मासलेस। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को बंदा क्या कर रहा है, तो रोटेट करने की कोशिश, रोटेट कर रहा है। ठीक है, इज ट्राइंग टू रोटेट इट। तो अब बताइए इसको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा होगा। ठीक है, सेम मास है, मान लो इसका मास m है और इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है ऐसे करके जो है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है सो आपका रोटेट हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है सो। अब यही बंदा, इसका जो ये रेडियस r था, इसको ये स्ट्रिंग को और ऊपर करके इसको बड़ा कर देता है। मतलब अब जो है सो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ नहीं, मान लो कि ये यहाँ लाई करता है। ठीक है, दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब क्या हो गया, इसका रेडियस बड़ा हो गया। ये आप लोगों ने अपने रियल लाइफ में भी कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया होगा। अब इसका रेडियस क्या हो गया, तो r जो है सो ग्रेटर देन स्मॉल r हो गया। अब इस केस में इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए इस बंदे को ज्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब हुआ क्या, इसमें मास तो सेम ही था, सिर्फ सेम ही मास था, केवल यही हुआ कि सेंटर से, या फिर आप बोल सकते हो कि ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इससे केवल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, क्या हो गया कि डिस्टेंस केवल ऑब्जेक्ट की बढ़ गई, तो अब इसको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास अब इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा हो गई। द ऑब्जेक्ट का जो रोटेशनल इनर्शिया है वो ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू व्हेन इट वाज एट दिस प्लेस। जब इस जगह पे था, जब स्मॉलर रेडियस का सर्किल में मूव कर रहा था, तो इस बंदे के लिए इस ऑब्जेक्ट को के मोशन को कंट्रोल करना, मतलब इसके मोशन को स्टेट को चेंज करने में इसको कम एफर्ट लगाना पड़ रहा था इस बंदे को। लेकिन जब ये रेडियस बड़ा हो गया, अब इसके स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज करने में, मतलब कि इसको एंगुलरली एक्सेलरेट करने में, इसका मतलब क्या है, या तो इसको स्लो करने में, रोटेशन के दौरान इसको स्लो करने में, या नहीं तो उसको तेज करने में, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने में, इसको ज्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ रहा है। तो क्या केवल मास सफिशिएंट है और रोटेशनल मोशंस में इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए? नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि मास तो सेम ही रह रहा था, यहाँ पे वही मास था जो मास इस जगह पे है। बट क्या हुआ कि अब इस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया आ गया, क्योंकि एक्सिस से इसकी दूरी बढ़ गई। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसलेशनल मोशन में जहां मास ही सफिशिएंट था रेजिस्टेंस टू द मोशन को डिफाइन करने में, मोशन रेजिस्टेंस टू द स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करने में, ट्रांसलेशनल मोशन में मास ही सफिशिएंट था।
लेकिन यहाँ पे मास से काम नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं सेम मास जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा दूरी पे हो जाता है तो चीज़ें बदल जाती है। सो आप कह सकते हो कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू द चेंज इन द रोटेशनल मोशन। एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो इट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन अप्लाई करेगा? रेजिस्टेंस ये मास, ठीक है, इस मास इस ऑब्जेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू द चेंज इन रोटेशनल मोशन। और आपने देखा कि कैसे केवल मास ही उस रेजिस्टेंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकता है रोटेशनल मोशन में, मास के साथ साथ इस पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है या एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, इन दोनों चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है रोटेशनल मोशन में, जो रेजिस्टेंस टू द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ द स्टेट रेजिस्टेंस टू द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन जो है, चेंज ऑफ रोटेशन, ये हमारा डिपेंड करता है किस पे? तो ये डिपेंड करता है मास पे और साथ में डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जनरल एक्सपीरियंस आप लोगों ने भी बचपन में लिया होगा कि जब आप एक छोटे से रस्सी में किसी ऑब्जेक्ट को स्विंग करते हो और उसके बाद बड़े से रस्सी में उसको स्विंग करते हो तो आप देखते हो कि उसको ज़्यादा तेजी से रोटेट करवाने में, मतलब उसको एंगुलरली एक्सेलरेट करने में आपको ज़्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ता होगा, जो है एफर्ट इन द सेंस ऑफ टॉर्क। So it is the property of a body rotating or which can rotate about an axis and which resist the change in the state of body rotational motion। तो सबसे पहले बताओ कि change in the state of body rotational motion ये कौन सा पैरामीटर होगा? देखो, change in the state of body rotational motion मतलब क्या? ओमेगा का चेंजेस एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगा। और एंगुलर वेलोसिटी चेंज करने का मतलब क्या है? ओमेगा का चेंज होना, ये क्या ओमेगा क्या? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, क्या ये? एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है। और ओमेगा का चेंज होना मतलब ऑफ कोर्स अल्फा जो होता है, ठीक है, अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन जो क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एंगुलरली स्टेट ऑफ बॉडी रोटेशनल मोशन चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी रोटेशनल मोशन मतलब कि एंगुलर एक्सीलरेशन। मतलब क्या कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, तो वो एक रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, मतलब देयर इज अ सर्टेन रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द चेंज इन द स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी जो है सो कौन डिस्क्राइब करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे ट्रांसलेशनल मोशन के कंपैरिजन में केवल मास ही इस रेजिस्टेंस को नहीं डिस्क्राइब करता है, साथ साथ जो उसकी डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का, उस मास का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उससे चीज़ें जो है सो पता चलती है, ठीक है। अब जैसे देखो कि इसमें इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जैसे यहाँ एक टायर है और इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस रोटेशन क्या है? ये जो रेड लाइन से अब दिखाया गया है, इसके अबाउट मान लो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। सपोज करो ये इधर की ओर रोटेट कर रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है। अब देखो, इट विल कंटिन्यू विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी अनलेस सम एक्सटर्नल टॉर्क विल एक्ट ऑन इट। तो अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से ये जो मतलब आपका ये टायर रोटेट कर रहा है और ये कांस्टेंट है, ये क्या है? ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है उसी वेलोसिटी से रोटेट करता चला जाएगा जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई करते हो। मतलब इसके एक्सटर्नल टॉर्क मतलब क्या हो गया कि आप इसके अगर स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन में अगर चेंज चाहते हो, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इसका हो, ठीक है, या अगर सपोज करो कि आप चाहते हो कि इसका जो मतलब एंगुलर वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होता जाए, मतलब एंगुलरली ये डी एक्सेलरेट हो, या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो इंक्रीज करे, मतलब एक्सेलरेट हो, तो आपको ऐसा करने के लिए टॉर्क अप्लाई करना, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करोगे तो ये जो है तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उस पर टॉर्क लग ही रहा होगा, ये समझना आप ये गलती न करें, क्योंकि टॉर्क जब लगेगा तो ऑब्जेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, उसका जो रोटेशनल स्टेट है वो चेंज करेगा जो है सो, ठीक है। तो ये तो यहाँ ओमेगा एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है, यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ पे टॉर्क की जो वैल्यू है वो 0 है। अगर आपको इसके एंगुलर वेलोसिटी में कुछ बदलाव करने हैं, चेंजेस करने हैं, यानी कि आपको अगर इस ऑब्जेक्ट को एंगुलरली एक्सेलरेट करना है तो आपको इस पे एक्सटर्नल टॉर्क लगाना ही पड़ेगा। यही है रोटेशनल इनर्शिया का जो है सो कंसेप्ट।
या आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कि सिमिलरली इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे आपने देखा था थोड़ी देर पहले ये जो है सो फ्लाइट जो ये आपका जो मैरी गो राउंड था वो रेस्ट में था, ठीक है। सो इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इट इज इम्पॉसिबल टू रोटेट इट इन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क। तो जैसे ये देखो ये मैरी गो था और ये अभी क्या था, तो रेस्ट में था, तो इसको एक्सिलरेट करने के लिए क्या क्या एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया गया। गाड़ी का जो टायर था, देखिए यहाँ पे ये टायर है और इस टायर इसका जो रोटेट करता है, तो इसका रोटेशन जो है वो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से कांटेक्ट में, टायर और मैरी गो राउंड का जो ये है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन इस पर टॉर्क लगाता है टायर, और ये इसकी वजह से जो है सो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो कोई भी चीज़ अगर मान लो कि रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको रोटेट कराने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क का लगना ज़रूरी है, ठीक है। बिना टॉर्क लगे उसमें कोई एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जैसे कि आपका केस था कि फॉर वेरी सिंपल केस ऑफ सर्कुलर मोशन, जैसे आप बताओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर डिफाइन करो कि जैसे कोई पॉइंट मास है, हियर यू हैव अ पॉइंट मास, यू कैन सी हियर दिस इज अ पॉइंट मास, ओके, और ये पॉइंट मास सपोज करो कि इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है, रोटेट कर रहा है इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो फॉर ए वेरी सिंपल केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ ए पॉइंट मास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय I इज इक्वल टू mr²। अगर ये पॉइंट मास है और ये रोटेट कर रहा है तो इसका रोटेशनल इनर्शिया, इस पॉइंट मास का रोटेशनल इनर्शिया क्या होगा, दिस इज I एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू r²। दिस विल बी द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास। अब यही अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी होता, सपोज करो कि कोई बॉडी ऐसा होता, ठीक है, और ये कोई बॉडी होता और ये अगर इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट सपोज करो ये रोटेट करता और उसमें मान लो 4-5 पार्टिकल्स होते, जैसे सपोज करो कि एक पार्टिकल हमारा हो गया, तो 4-5 पार्टिकल्स होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज को ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, और एक्सिस से अगर इसकी दूरी मान लो, ये डिस्टेंस मान लो ये r1 है, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो ये r2 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लो ये r3 है। इस तरह से और भी पार्टिकल, एन नंबर ऑफ पार्टिकल होता, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये एडिटिव होता है। क्या होता है, इसका एडिटिव प्रॉपर्टीज है। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1। देखो इसका मान लो कि ये जो पॉइंट मास है इसका मास हो गया m1, ठीक है, और ये जो पॉइंट मास है इसका मास हो गया m2, ये जो पॉइंट मास है इसका मास हो गया m3, ठीक है। इस तरह से n नंबर ऑफ पॉइंट मास है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजिड बॉडी का क्या होता है, तो m1 इंटू r1 पे स्क्वायर, ठीक है, जोड़ m2 इंटू r2 पे स्क्वायर, जोड़ m3 इंटू r3 पे स्क्वायर, ऐसे करके जो है सो हम लोग लिखते हैं mn, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, इंटू एक्सिस ऑफ rn पे स्क्वायर। तो ये जो r1 आप देख रहे हो, ये r1 एक्चुअली में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। r1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ m1 पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रेडियस r क्या है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल पॉइंट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस तरह से r1 क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है तो I यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 to L, और यहाँ पे mi इंटू RI पे स्क्वायर। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी, ठीक है। ये डिस्क्रीट का केस है, और अगर कॉन्टिन्यूअस का केस होगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हम लोग जो है सो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, सो ठीक है। तो ये था। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जो रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ जो हम लोगों ने ड्राइव भी किया है, ठीक है, इसका लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कि टाउ एक्सटर्नल, द नेट एक्सटर्नल टॉर्क, दिस इज द नेट एक्सटर्नल टॉर्क। ये क्या है आपका, दिस इज द नेट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, एक्सटर्नल, दिस इज द नेट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया। और अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मैं ये जो आपका था रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ जो आपका है, वो ये कहता है जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और साथ में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सेम उसी तरह है जैसे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसको आप लिखेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, अप्लाइडेड ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अप्लाइडेड ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल, एंड दिस इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। दिस इज इक्वल टू क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम, और इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसलेशनल वर्जन ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ है, और उसी का ठीक जो है सो मतलब एक रोटेशनल वर्जन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ भी है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, जो कहता है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, जैसे ये जो फैन है, अब ये फैन जैसे रोटेट कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस फैन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइडेड ऑन दिस फैन। और वो कौन अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इस पे जो टॉर्क लग रहा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ेंगे उस सेक्शन में। लेकिन जो एक्सटर्नल टॉर्क इस पे अप्लाई कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका इस फैन का एंगुलर एक्सेलरेशन, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आई इंटू आर आई पे स्क्वायर, वेयर एम आई इज द मास ऑफ द ith पार्टिकल and Ri is the perpendicular distance of the ith particle from the axis of rotation। ठीक है, हमने कहा भी आपको कि अगर कोई पार्टिकल है, सपोज करिए ये पार्टिकल है और ये इस तरह से सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो अबाउट द सेंटर, इस एक्सिस के अबाउट अगर सपोज करो ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट अगर ये सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल अगर इसके अबाउट सर्किल में मूव कर रहा है, तो उस केसेस में, ठीक है, ये इस केसेस में जो है तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इस पॉइंट मास का जो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, आर हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस आर हो गया, और मास अगर इसका एम है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एक पॉइंट मास का आई इज इक्वल टू एम इंटू आर पे स्क्वायर, और कोई एक्सटेंडेड बॉडीज है तो आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आई इंटू आर आई पे स्क्वायर। तो ये न्यूटन आपका जो सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ कॉमन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इफ देयर इज सम सॉलिड सिलेंडर और डिस्क सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट, अगर मतलब मान लो ये जो एक्सिस है ये सिमेट्रिक एक्सिस है, और इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। दिस इज हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर और ए डिस्क। और अगर कोई हुप है या कह सकते हो होलो सिलेंडर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर सॉलिड स्फीयर है और इस एक्सिस के अबाउट जो उसके इंटर से पास करता है उसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/π एम आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर कोई रॉड है एम मास का, ठीक है, एम मास का रॉड है और उसका लेंथ मान लो कि एल मेंशन्ड है, लेंथ एल मेंशन्ड है, और इसके सेंटर से जब आप उसको रोटेट कराते हो तो उस समय जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/12 ml स्क्वायर होता है, 1/12 इंटू मास इंटू लेंथ पे स्क्वायर हो जाता है। अब इसी चीज़ का, इसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस को तुम बदलोगे, ठीक है, जब हम जैसे सेंट्रल डायमीटर है, इसको जब हम सेंट्रल डायमीटर के अबाउट हम लोग रोटेट कराएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बदल जाएगा। अब हो जाएगा ये 1/12 ml स्क्वायर जो है, सो ये जैसे ये है हुप है और उसको डायमीटर के अबाउट रोटेट कराते हैं, ठीक है, तो ये हाफ एम आर स्क्वायर हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब एक्सिस जैसे रॉड है, अब रॉड को जब सेंटर के अबाउट तुम रोटेट करा रहे थे तो 1/12 ml स्क्वायर आ रहा था, और इसी रॉड को जब तुम इस एक्सिस यहाँ से रोटेट कराओगे, इस पॉइंट से एक इंच से रोटेट कराओगे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है 1/3 ml स्क्वायर। तो ये कहने का मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ऑफ कोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप एक्सिस ऑफ रोटेशंस को बदलते हो तो आपके पार्टिकल की दूरी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन क्या है, आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आई इंटू आर आई पे स्क्वायर, और आर आई क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ith पार्टिकल, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ
ith पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अप्रोच है कि जब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ही बदलोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बदलेगा, और बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। तो ये कॉमन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको आप लोग याद करके रखें। अब देखिए यहाँ से कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्फ्लुएंस करता है मोशन को। फोर ऑब्जेक्ट विद आइडेंटिकल मासेस एंड रेडियाई रेसिंग डाउन ए प्लेन व्हाइल रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यहाँ केवल रोलिंग हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है। और चार ऑब्जेक्ट हैं, एक है आपका स्फेरिकल सेल जो रेड कलर का है, जो आप इस एंड पे देख रहे हैं, ये क्या है, स्फेरिकल सेल है। दूसरा है सॉलिड स्फेयर, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड स्फेयर है। तीसरा है सिलिंड्रिकल रिंग है, मतलब ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। और चौथा है सॉलिड सिलेंडर है। आप देख रहे हैं क्या चीज है कि हर ऑब्जेक्ट, द टाइम टू रीच ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है, द टाइम फॉर ईच ऑब्जेक्ट टू रीच द फिनिशिंग लाइन डिपेंड्स ऑन देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि हो क्या रहा है कि किसी भी स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, देखो यहाँ से स्फेरिकल सेल है, थिन स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 mr²। और सॉलिड का कितना है, सॉलिड स्फेयर का कितना है, 2/5 mr², सॉलिड स्फेयर, ठीक है। तो 2/5 mr² हो गया, 2/5 mr², ठीक है। सिलिंड्रिकल रिंग का कितना है भाई, ये रहा, और इसी एक्सिस के अबाउट ये जो है रोल कर रहा है, तो mr², सिलिंड्रिकल रिंग का है mr²। और सॉलिड सिलेंडर मतलब जिसमें मास भरा हुआ है, इसका है हाफ ऑफ mr², ये क्या है 1/2 mr², ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हो गया 0.5 mr², ये तो mr² ही रहेगा, ये हो जाएगा 0.4 mr², और ये हो जाएगा 0.66 mr²। अब देखो सबसे बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है भाई, स्फेरिकल शेल का है 0.66, और उसके बाद है सिलिंड्रिकल रिंग। तो देखो सिलिंड्रिकल रिंग सबसे लास्ट में नीचे की ओर पहुंच रहा है, सबसे लास्ट में ये सिलिंड्रिकल रिंग ही नीचे की ओर पहुंच रहा है। क्यों, क्योंकि सिलिंड्रिकल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है mr², ठीक है। तो तुम यहाँ क्या देख पा रहे हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है फिनिशिंग लाइन पे कौन पहले पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ सब का रोटेशन ही तो हो रहा है, ठीक है, रोटेशन हो रहा है, मतलब ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज एक्चुअली रोटेशन, ठीक है, एंड ट्रांसलेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा है वो सबसे लेट से जो है सो अपने टारगेट को कंप्लीट कर रहा है, और जिसका सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिससे सबसे कम किसका है, देखो यहाँ पे सॉलिड स्फेयर, ये रहा आपका सॉलिड स्फेयर, जो ये दिस इज सॉलिड स्फेयर, और ये देखो सबसे पहले ये अपनी जगह को क्रॉस करता है। ठीक उसी लाइन में अगर आप देखो सॉलिड स्फेयर का 0.4 है और सॉलिड सिलेंडर का 0.5 है, तो लगभग ये देखो सेम मोमेंट पे ही पहुंचता है जो है सो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से आप कह सकते हो कि सबसे पहले अपने टारगेट को कौन कंप्लीट कर रहा है। अगर सेम मास का सारा ऑब्जेक्ट जो ये रेस्ट कर रहा है, अगर ये सेम मास का ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंच रहा है, सबसे पहले नीचे पहुंच रहा है आपका जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, एंड दैट इज सॉलिड स्फेयर, ठीक है। सॉलिड स्फेयर सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। सॉलिड स्फेयर के बाद आपका जो है सॉलिड स्फेयर, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर जो है वो पहुंचेगा, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर पहुंचेगा, सॉलिड सिलेंडर के बाद पहुंचेगा स्फेरिकल सेल, और फिर पहुंचेगा सिलिंड्रिकल रिंग, ठीक है। तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन को इन्फ्लुएंस करता है आपने देखा। अब आप एक चीज और समझ जाएं कि जो रेजिस्टेंस है या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टेंस के मतलब हो गया कि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स नहीं डिपेंड करता केवल मास पे, बट ऑल्सो ऑन हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि सब आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन ही यही है, सिग्मा mi इंटू RI²। तो जब आपने RI ले लिया मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने इंक्लूड कर लिया है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लो, सेम मास का दोनों सिलेंडर, दोनों मतलब आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट में क्या है कि द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, यहीं पे मास एक्सल पे ही मास सारा भरा हुआ है, बाकी मास कंपेरेटिवली कम है, लेकिन इसका रेडियस R है। दूसरा जो क्या है कि सारा का सारा मास जो है वो आउटर रेडियस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास कंसंट्रेटेड अराउंड द रिंग, ठीक है। अब किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो यहाँ बढ़ गया, ठीक है, इसलिए लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू जैसे सपोज करो इसका I1 है और इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो हम समझ गए कि I2 इज ग्रेटर देन I1 हो गया। क्यों, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मोर है एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, क्योंकि मास इज कंसंट्रेटेड अराउंड द रिम है, मतलब मास इज कंसंट्रेटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, क्योंकि हैवी मास इज concentrated
concentrated away from the axis, away from axis of rotation, ठीक है, axis of rotation। तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा हो गया। सो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया तो लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हार्डर टू स्पिन, ठीक है, उतना ही टफ हो गया इसको अब स्पिन कराना। इसको जब आप स्पिन कराओगे तो इसको ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी इन कंपेरिजन टू इसको स्पिन कराने के लिए जो है सो, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज समझ जाए कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो मोर डिफिकल्ट इट इज टू पुट दैट बॉडी इनटू द रोटेशनल मोशन। मैंने कहा भी है कि जैसे ये रेस्ट में है, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट सपोज करो रेस्ट में है, I2 इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है क्योंकि इसके एक्सिस के अराउंड, इसके रिम के अराउंड जो है सो मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मास इसके यहीं पे से यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अब अगर इस दोनों को तुम रोटेट कराने की कोशिश करोगे तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रोटेट कराने के लिए ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। और ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन से भी वैलिड है जो है, लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्जर में द टॉर्क रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट। क्योंकि आपने पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि वो कहते हैं कि टाउ एक्सटर्नल जो है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको एंगुलरली एक्सेलरेट कराने के लिए ज्यादा टॉर्क आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज है। और सिमिलरली कह रहा है कि लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी द मोर डिफिकल्ट इट इज टू स्टॉप द रोटेशनल मोटर। ठीक सही बात है, क्योंकि रोटेशनल चाहे आप उसको एक्सेलरेट कराए रोटेशनली या डी एक्सेलरेट कराए, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आप उसका बढ़ाएं या घटाएं, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो दोनों केसेस में आपको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि वी हैव ए लार्जर डायमीटर सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर का क्या है, ये है स्मॉलर डायमीटर सिलेंडर, स्मॉलर डायमीटर ये क्या है, सिलेंडर है, और इसका लार्जर डायमीटर, ये अगर आप देखो ये डायमीटर इसका कितना हो गया, सेंटर से ये लाइन, ये लार्जर डायमीटर सिलेंडर हैज ए ग्रेटर रोटेशनल इनर्शिया। क्यों? क्योंकि एक्सिस से देखो यहाँ से पार्टिकल की मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से ज्यादा दूरी पे है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस इज लार्ज, ज्यादा मास जो है सो डिस्ट्रीब्यूटेड है अवे फ्रॉम द एक्सिस। और इस केस में क्या है, तो बहुत कम मासेस हैं जो एक्सिस के मतलब एक्सिस से जो दूरी है मासेस का वो कम है। सो लार्जर डायमीटर सिलेंडर हैज ए ग्रेटर रोटेशनल इनर्शिया देन द वन विथ ए स्मॉलर डायमीटर बट इक्वल मासेस। तो अब जैसे इसको रोटेट कराना है या इसको रोटेट कराना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसका जो आई की वैल्यू है सपोज करो I1 है, इसका सपोज करो I2 है, मास तो सेम ही है लेकिन फिर भी क्योंकि मासेस जो है सो एक्सिस से ज़्यादा दूरी पे है इसलिए I1 इज ग्रेटर देन I2 है। तो इसको जब तुम रोटेशनली एक्सेलरेट कराओगे तो तुमको टॉर्क जो अप्लाई करोगे, टॉर्क एक्सटर्नल, ठीक है, वो ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई करना पड़ेगा टाउ, ठीक है। तो यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ब्रीफ।